जब भी आप आसमान में किसी उड़ते हुए जहाज को देखते हैं, तब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये हवाई जहाज बिना किसी चौपट के हवा में उड़ता कैसे है। साथ ही ये कितनी ऊंचाई पर उड़ता है और रास्ता कैसे मालूम होता है। जैसे सवाल आपके मन में जरूर उठते होंगे। आज के मेरे इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के आविष्कार से लेकर उड़ने तक की सभी जानकारियां देने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको हवाई जहाज से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हवाई जहाज कैसे उड़ता है। जब भी आप किसी हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए या धरती पर उतरते हुए देखते हैं, तो सबसे पहली चीज जिसे आप महसूस करते हैं वो है इंजन का शोर। इन्हें जेट इंजन कहा जाता है। ये मेटल की लंबी ट्यूब्स होती है जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल लगातार बर्न करता है। इनका शोर बहुत ही अधिक होता है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले ये इंजन ही जहाज को उड़ाते हैं, तो आप गलत भी हो सकते हैं। चीजें बिना इंजन के भी बड़ी आसानी से आसमान में उड़ सकती हैं, जिसके उदाहरण है कागज से बने जहाज और बिना इंजन के ग्लाइडर। अगर आप जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंजन और वांग्स के कार्यों को समझना होगा। किसी जहाज में इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जहाज को हाई स्पीड पर आगे की ओर धकेल सके। इससे जहाज के विंग्स के ऊपर से लगातार हवा का बहाव पैदा होता है, जो हवा को नीचे ग्राउंड की तरफ धकेलता है और एक अपवार्ड फोर्स पैदा करता है, जिसे हम लिफ्ट भी कहते हैं। ये लिफ्ट जहाज के वेट पर काबू पाता है और इसे आसमान में होल्ड करता है। किसी जहाज में उड़ान के दौरान चार फोर्सेस कार्य करते हैं, जिसमें से थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और चौथा लिफ्ट है। थ्रस्ट, हवाई जहाज के दोनों पंख पर इंजन लगे होते हैं। कुछ जहाजों में तो सिर्फ एक ही इंजन लगा होता है। इन्हीं इंजन के जरिए थ्रस्ट पैदा की जाती है। इंजन हवा को कंप्रेस करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है और जहाज आगे की तरफ बढ़ता है। ड्रैग, जब जहाज आगे की तरफ चलता है, तब उसका एक और बल से सामना होता है, जिसे ड्रैग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम चलती गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं, तो हवा द्वारा हाथ पर पीछे की तरफ बल लगाया जाता है। इसे ही ड्रैग यानी कि घर्षण बल कहा जाता है। यह बल गति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक गति होगी, उतना ही अधिक घर्षण होगा। लेकिन जहाज का थ्रस्ट बल ड्रैग बल से ज्यादा होता है और जहाज आगे बढ़ता रहता है। वेट, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर मौजूदा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक वैसे ही उड़ते हुए जहाज पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यह इसे नीचे की तरफ धकेलता है। इस वेट पर काबू पाने के लिए विंग्स द्वारा लिफ्ट पैदा की जाती है। लिफ्ट, जब जहाज आगे की तरफ मूव करता है, तब इसके विंग्स को थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है, जिससे विंग्स के ऊपर की हवा तेज गति के साथ और नीचे की हवा धीमी गति के साथ गुजरती है। इससे विंग्स के ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे वाली हवा के दबाव की अपेक्षा कम हो जाती है और जहाज ऊपर उठने लगता है। जब जहाज एक स्थिर स्पीड पर हॉरिजॉन्टली उड़ता है, तब विंग्स से उत्पन्न लिफ्ट जहाज के वेट को बैलेंस करता है और थ्रस्ट ड्रैग को बैलेंस करता है। विंग्स लिफ्ट कैसे पैदा करते हैं? एक लाइन में कहें तो विंग्स खुद से टकराने वाली हवा की डायरेक्शन और प्रेशर चेंज करके लिफ्ट पैदा करते हैं। अधिकांश हवाई जहाज के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व होता है, जबकि नीचे का सरफेस फ्लैट होता है, जो एक क्रॉस सेक्शनल आकार बनाता है, जिससे एयरफॉइल के नाम से जाना जाता है।
इसे आप इस वीडियो की मदद से समझ सकते हैं। प्रेशर में बदलाव, यहाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है। जब कर्व विंग्स आसमान के माध्यम से उड़ते हैं, ये हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और अपने ऊपर और नीचे के एयर प्रेशर को बदल देते हैं। जब जहाज आगे बढ़ता है तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और जहाज ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। जब हवा विंग्स के कर्व सरफेस से टकराती है, इसका प्राकृतिक इंक्लिनेशन एक सीधी रेखा में चलने का होता है, लेकिन कर्व सरफेस से टकराने के बाद विंग्स इसे अपने अराउंड और पीछे नीचे की तरफ धकेलते हैं। इस वजह से हवा बड़ी मात्रा में स्ट्रेचड आउट हो जाती है और ये इसके प्रेशर को कम कर देता है। बिल्कुल इसके विपरीत विंग्स के नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए विंग्स अपने सामने आने वाली हवा के मॉलिक्यूल्स को कम जगह में पिचका देते हैं। विंग्स के ऊपर और नीचे के सरफेस पर हवा के प्रेशर का यह डिफरेंस हवा की स्पीड में एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। इसलिए हवा के दो मॉलिक्यूल्स जब सामने से अलग होते हैं, तब जो मॉलिक्यूल विंग के ऊपर से गुजरता है वो टेल एंड तक काफी तेजी के साथ पहुंचता है, बजाय नीचे से गुजरने वाले मॉलिक्यूल के। इसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल स्पीड के साथ नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि विंग्स पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं और यह जहाज को दूसरे महत्वपूर्ण तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है। एयरफॉइल से डाउनवॉश लिफ्ट पैदा करने के दूसरे पहलू को समझना और भी आसान है। इसाक न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार अगर हवा जहाज को अपवर्ड मोशन देगा तो जहाज को भी हवा को एक डाउनवर्ड फोर्स देना चाहिए। इसलिए एक जहाज भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करके हवा को इसके पीछे नीचे की तरफ धकेलेगा और लिफ्ट पैदा करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज के विंग्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होते, बल्कि पीछे से थोड़ा झुके हुए होते हैं, ताकि वो हवा को एंगल ऑफ अटैक पर हिट कर सकें। ये एंगल विंग्स अपने ऊपर से बहती हुई तेज हवा और नीचे से बहती हुई धीमी हवा दोनों को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जो लिफ्ट पैदा करते हैं। यहाँ एयरफॉइल का कर्व टॉप हवा का अधिक पार्ट डिफ्लेक्ट करता है, बजाय स्ट्रेटन और बटम के, जो कि अधिक लिफ्ट पैदा करता है। अब आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हवा सीधी विंग्स और टॉप पर कर्व से क्यों नहीं टकराती और टकराने के बाद हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं बहती, यहाँ डाउन वॉश क्यों होता है बजाय हॉरिजॉन्टल बैक वॉश के। चलिए इन सवालों के जवाब के लिए एक बार फिर से अपने प्रेशर डिफरेंस के डिस्कशन की तरफ रुख करते हैं। जहाज के विंग्स ठीक अपने ऊपर की हवा का प्रेशर कम कर देते हैं, जबकि जहाज के ऊपर की हवा का प्रेशर नॉर्मल रहता है, जो कि विंग्स के ऊपर की हवा के प्रेशर से अधिक होता है। इसलिए नॉर्मल प्रेशर वाली हवा विंग्स के ऊपर लो प्रेशर वाली हवा को नीचे धकेलती है, जो प्रभावी रूप से हवा का विंग्स के पीछे और नीचे की तरफ छिड़काव करती है। दूसरे शब्दों में विंग्स द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर डिफरेंस और इसके पीछे की हवा द्वारा डाउनवॉश अलग अलग चीजें नहीं हैं, लेकिन सब एक ही इफेक्ट के भाग हैं। जहां एक एंगल एयरफॉइल विंग्स प्रेशर डिफरेंस पैदा करता है, जो डाउनवॉश बनाता है और यह लिफ्ट उत्पन्न करता है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार ऑरविल और विल्बर राइट नामक दो भाइयों ने किया, जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इस सब की शुरुआत तब होती है जब ऑरविल 7 वर्ष और विल्बर 11 वर्ष के थे। इनके पिताजी, जिनका नाम बिशप मिल्टन राइट था, इन्हें एक हेलीकॉप्टर खिलौना लेकर देते हैं, जो कागज और बांस का बना हुआ होता है। दोनों भाई इस खिलौने के साथ तब तक खेलते रहे जब तक यह टूट नहीं गया। इसके बाद उन्होंने खुद का हेलीकॉप्टर खिलौना बनाया। इस खिलौनों के साथ ही उन्होंने उड़ने का सपना देखना शुरू कर दिया। उनके इस सपने को पूरा करने में उनके पेरेंट्स ने भी मदद की।
इनकी माता का नाम था सुसान के राइट, जिनकी मैकेनिकल चीजों में अच्छी पकड़ थी। वो इंडियाना के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। उस समय बहुत कम महिलाएं कॉलेज जाती थी। ट्यूशन के मैथ और साइंस पढ़ाने में काफी अच्छी थी। इनके बच्चों ने इनसे बहुत कुछ सीखा। ये लड़के बड़े होने के बाद भी उड़ान के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने वो सब कुछ पढ़ा जो उड़ान से संबंधित था। साल 1900 तक उनका पहला ग्लाइडर टेस्ट के लिए तैयार था, जो कि दिखने में पतंग की तरह था। उन्होंने उड़ान के लिए सबसे अच्छी जगह का अध्ययन किया। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के किट्टी हाउक में एक रेतीले स्थान को चुना और वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। सन 1901 से 1903 के बीच उनका डेटन और किट्टी हॉक के बीच आना जाना चला। वे उड़ने के करीब पहुंच रहे थे। अंत में 17 दिसंबर 1903 को वो समय आ गया। उस दिन उन्होंने 4 बार उड़ान भरी। पहली बार अरविल ने राइट फ्लायर उड़ाया। यह उड़ान करीब 12 सेकंड तक चली, जो कि 120 फीट ऊंची थी। उनकी दूसरी और तीसरी उड़ान 175 फीट ऊंची पहुंच गई। इसी तरह उन्होंने और भी कई उड़ानें भरी। उन्होंने ये खबर अपने पिता को सबसे पहले भेजी। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने नए डिजाइन के लिए पढ़ाई और अध्ययन जारी रखा। वे अपने फ्लायर को और भी बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने दूसरे लोगों को भी उड़ान से संबंधित पढ़ाई कराना शुरू कर दिया और अपना फ्लाइंग स्कूल खोल लिया। देखते ही देखते दोनों भाई अमीर और मशहूर हो गए। हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है? कमर्शियल जेट एयरप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमतौर पर जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि लगभग 7 मील ऊंचाई पर। यह वह ऊंचाई है जिस पर जहाज चढ़ाई के दौरान, टेक ऑफ और उतरने के दौरान लैंडिंग के बीच कायम रहता है। हालांकि यह संख्या 33,000 फीट से 42,000 फीट के बीच भिन्न होती है। प्राइवेट जेट आमतौर पर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, ताकि वे कमर्शियल जेट से ऊपर सीधे राउट पर ट्रेवल कर सकें। लाइट एयरक्राफ्ट आमतौर पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। जहाज 33,000 फीट की ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वहां हवा काफी पतली होती है, जो कम ड्रैग उत्पन्न करती है। फिर भी वहां इंजन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद रहती है। अधिकांश मौसम पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर में जमीन के सबसे करीब होता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इस लेयर से ऊंचा उड़ना जहाज के लिए मुश्किलों को कम कर देता है और जहाज को गरज और दूसरे मौसम की घटनाओं से नहीं गुजरना पड़ता। ये ऊंचाई जहाज को उड़ने वाले प्रोपेलर और सिंगल इंजन मोबाइल फोन क्या है? हेलीकॉप्टर और मोबाइल फोन एक पक्षियों से भी वायरलेस ऊपर डिवाइस है हवाई जो जहाज की उपयोगकर्ताओं गति को कितनी होती कॉल है? करने दुनिया और में रिसीव अलग करने अलग विमान और की गति टेक्स्ट अलग मैसेज अलग होती भेजने है। तथा भारत की अन्य बात की सुविधाओं जाए के तो बीच यहाँ अनुमति आधुनिक देता है। विमान जैसे मोबाइल फोन की एयरबस शुरुआती जनरेशन केवल A380 कॉल करीब करने 900 और किलोमीटर रिसीव घंटा करने की रफ्तार तक से ही उड़ता थी। है, हालांकि जबकि आज के कमर्शियल मोबाइल फोन जेट कई 885 अतिरिक्त से सुविधाओं से भरे हुए 935 हैं, किलोमीटर जैसे घंटा कि की औसत वेब से ब्राउजर, उड़ते हैं। गेम, फिलहाल कैमरा, 2020 में वीडियो प्लेयर अमेरिका के और SR यहाँ तक कि 71 ब्लैक बॉडी विमान की नेविगेशनल गति सिस्टम। सबसे ज्यादा है, हम में जो से करीब अधिकांश के लिए एक मोबाइल 3,529 फोन किलोमीटर हमारे प्रति जीवन का घंटा एक है। हिस्सा है, हवाई जहाज इस लेकिन तेल से मुझे चलता है। यकीन है कि हवाई जहाज आप में हमेशा ईंधन के तौर पर जिज्ञासु सवालों से एविएशन घिरे रहते केरोसिन हैं, या एक जैसे कि नेफ्ता मोबाइल केरोसिन फोन मिश्रण क्या का होता है प्रयोग किया और जाता है। मोबाइल यह संचार की ईंधन विभिन्न डीजल के पीढ़ियां समान ही क्यों हैं, होता है। इस मोबाइल फोन ईंधन का कैसे काम इस्तेमाल करता है। संपीड़न चलो इंडक्शन मोबाइल इंजन संचार के या पीछे की टरबाइन तकनीक इंजन का में भी पता होता है। लगाएं। बात की जब जाए आप अपने बोइंग फोन पर विमान की बोलते तो हैं इसमें तो प्रति आपकी सेकंड आवाज 4 आपके लीटर फोन के ईंधन की खपत माइक्रोफोन होती है द्वारा और उठाई 1 जाती है। किलोमीटर दूरी तय करने में MEMS यह करीब यानी कि 12 लीटर माइक्रो ईंधन इलेक्ट्रो खपत करता है। मैकेनिकल सिस्टम बोइंग 747 सेंसर में और लगभग आईसी की मदद से 22,723 माइक्रोफोन लीटर जेट आपकी आवाज ईंधन को लिया जा डिजिटल सकता है, सिग्नल में जिसका बदल वजन देता है। लगभग 18 डिजिटल लाख सिग्नल में 0 और 1 के रूप किलोग्राम में होता है। आपकी आवाज हवाई होती है। जहाज का रास्ता फोन के कैसे अंदर मालूम एक होता है? एंटीना इन शुरुआती 0 दिनों और में 1 को
को प्राप्त करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रसारित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंग विशेषताओं जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज को बदलकर 0 और 1 को संचारित करता है। उदाहरण के लिए फ्रीक्वेंसी 0 और 1 के मामले में क्रमशः कम और हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके सेंट किया जाता है। इसीलिए यदि आप अपने फ्रेंड्स के फोन में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को संचालित करने का एक तरीका खोज सकते हैं तो आप एक पोल स्थापित करने में सक्षम होंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लंबी दूरी की यात्रा करने में असमर्थ है। वे भौतिक वस्तुओं, विद्युत उपकरणों और कुछ पर्यावरणीय कारकों की उपस्थिति के कारण अपनी ताकत खो देते हैं। वास्तव में अगर इस तरह के मुद्दे नहीं थे तब भी पृथ्वी की घुमावदार संरचना के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। इन मुद्दों को दूर करने के लिए सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की अवधारणा का उपयोग करते हुए सेल टावर पेश किए गए थे। सेल्यूलर तकनीक में एक भौगोलिक क्षेत्र को प्रत्येक सेल्स के साथ हेक्सागोनल सेल्स में विभाजित किया जाता है जिसमें अपना टावर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये सेल टावरों, तारों या अधिक विशेष रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जमीन या महासागर के नीचे रखे जाते हैं। आपके फोन द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके सेल में टावर द्वारा उठाया जाता है और उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स पल्सेस में परिवर्तित किया जाता है। इन लाइट पल्सेस को बेस ट्रांसीवर बॉक्स में ले जाया जाता है जो प्रसंस्करण के बाद आगे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए टावर के आधार पर लोकेट होता है। आपकी वॉइस सिग्नल को संसाधित करने के बाद डेस्टिनेशन टावर की ओर ले जाया जाता है। पल्सेस को प्राप्त करने के बाद डेस्टिनेशन टावर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बाहर की ओर प्रसारित करता है और आपके फ्रेंड्स का फोन तब संकेत प्राप्त करता है। यह संकेत एक रिवर्स प्रक्रिया से गुजरता है और आपका फ्रेंड आपकी आवाज सुनता है। तो यह सच है कि मोबाइल और संचार पूरी तरह से वायरलेस नहीं है, वह वायर माध्यम का भी उपयोग करते हैं। इस तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन किया जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन तभी सफल होता है जब आपका टावर आपके दोस्तों के टावर पर सिग्नल स्थानांतरित करता है। लेकिन आपका टावर कैसे जानता है कि आपका दोस्त किस सेल टावर क्षेत्र में लोकेट है? खैर, इस प्रक्रिया के लिए सेल टावर को मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद मिलती है। एमएससी से सेल टावरों के एक समूह का केंद्रीय बिंदु है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी कि भारत में एमएससी कैसे काम करता है? जब आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो सभी सब्सक्रिप्शन जानकारी एक निर्दिष्ट एमएससी में पंजीकृत होती है। यह एमएससी आपके हम एमएससी होगा। हम एमएससी सेवा योजनाओं, आपके वर्तमान स्थान और आपकी गतिविधि की स्थिति जैसी जानकारी संग्रहित करता है। यदि आप अपने हम एमएससी की सीमा से बाहर जाते हैं तो नया एमएससी जो आपको इसके स्थान पर कार्य करता है एक फॉरेन एमएससी के रूप में जाना जाता है। जब आप एक फॉरेन एमएससी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यह आपके हम एमएससी के साथ कम्युनिकेट करता है। संक्षेप में, अगर आपके हम एमएससी को हमेशा पता होता है कि आप किस एमएससी क्षेत्र में हैं, यह समझने के लिए कि ग्राहक किस स्थान पर एमएससी क्षेत्र में है, एमएससी कुछ तकनीकों का उपयोग करता है। एक तरीका यह है कि एक निश्चित अवधि के बाद ग्राहक का लोकेशन अपडेट किया जाता है। जब फोन टावरों की पुनर्निर्धारित संख्या को पार करता है
तो लोकेशन अपडेट फिर से किया जाता है। इनमें से अंतिम एक जब फोन चालू होता है। आइए इन सभी प्रक्रियाओं को एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अनिल इंद्र सिंह को कॉल करना चाहता है। जब अनिल इंद्र सिंह का नंबर डायल करता है तो कॉल रिक्वेस्ट अनिल के हम MSC पर आता है। मैंने अपने इंद्र सिंह का नंबर प्राप्त करने पर अनुरोध इंद्र सिंह के हम MSC को भेज दिया जाएगा। अब इंद्र सिंह के MSC अपने वर्तमान MSC के लिए जांच करता है। यदि इंद्र सिंह अगर अपने घर MSC में है तो कल अनुरोधों को तुरंत अपने वर्तमान सेल लोकेशन पर भेज दिया जाएगा। और यह भी जांच करता है कि इंद्र सिंह किसी अन्य कॉल पर लगे हुए हैं या उनका मोबाइल बंद है। यदि सब कुछ सकारात्मक है तो अनिल का फोन बजता है